हेलो एवरीवन, हम लोग यूपीपीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो इंडियन पॉलिटी है। उसके हमने 2 टॉपिक्स कर लिए थे। आज हमारा थर्ड टॉपिक है, यह इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसकी जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उसके चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। तो बाकी कमिटीज़ के भी चेयरमैन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर यूनियन वाला कहीं भी आएगा तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। ठीक है, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी इसकी थी राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी की भी राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे करके हम लोग ज़्यादातर इसमें यूनियन आता है। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी का पूछते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी की BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ठीक है, इसके कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है फंडामेंटल राइट्स सब कमिटीज़। ठीक है, इसके कौन है? JB कृपलानी। माइनॉरिटीज़ सब कमेटी यूनियन पावर कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी इसके हैं KM मुंशी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम है, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ये BR अम्बेडकर। ठीक है, अभी आप मैच द फॉलोइंग वाले हैं। ठीक है, तो इसको सीधे सॉल्यूशन से देख लेते हैं, आंसर्स यहीं से देख लेते हैं फिर। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर। और फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी इसके कौन है? JB कृपलानी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा है? इसका C वाला है ना। ठीक है, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। अमंग द कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पंडित जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के। BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के। और JB कृपलानी थे फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटी के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर BR अम्बेडकर हैड हाउ मैनी अदर मेंबर्स। अच्छा, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, उसमें 7 मेंबर्स थे ना, टोटल 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग BR अम्बेडकर। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि कितने अंडर जो थे BR अम्बेडकर के अंडर कितने थे? तो वो हो गए 6, क्योंकि इंक्लूडिंग BR अम्बेडकर होंगे 7। ठीक है, तो क्वेश्चन सही से देखना है हमें। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द chairmanship of BR अम्बेडकर had 6 other members. They were N. Gopal Swamy Iyengar, Aladi Krishna Swamy Iyengar, KM Munshi, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तल, DP खेतान। लेटर जो N माधव राव थे उनको रिप्लेस कर दिया था BL मित्तल से। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ DP खेतान तो TT कृष्णमाचारी आ गए थे। ठीक है, उस कमेटी के मेंबर बन गए थे। तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी भी नेम पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में दे सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑप्शन बेस्ड है। ठीक है, N. गोपाल स्वामी अयंगर और अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो हमें जितने 7 मेंबर्स पता होंगे, टोटल 7 का पता होगा, तो हम एलिमिनेशन लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BR अम्बेडकर। ठीक है, जो हमारी ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसके बारे में पूछा है। तो कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। ऑन 29 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड अ रिजोल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूटेड the drafting committee under chairmanship of Dr. BR Ambedkar to prepare the draft constitution। ठीक है, तो डेट कौन सी है? 29 अगस्त 1947, क्योंकि इसमें ईयर चेंज दे सकते हैं ऑप्शन में, तो हमें एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी। ठीक है, नेशनल फ्लैग कमेटी के कौन थे? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन इंडियन हिस्ट्री 2 फ्लैग कमेटी बनी थी। ठीक है, जो द फ्लैग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 अप्रैल 1931 जो कराची सेशन में थी,
उसकी जो चेयरमैन थी सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। एंड अदर 6 मेंबर्स वर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह जवाहरलाल नेहरू, डीपी कालेलकर, एनएस हार्डिकर और प्रतापी सीतारमैया, ठीक है। और एक अडॉक फ्लैग कमेटी बनी थी, ये बनी थी 23 जून 1947 को, जिसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी, ठीक है। और बाकी मेंबर्स का भी इसमें दे रखा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, श्री राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बेस देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है। अच्छा, प्रियम्बल के बारे में हमने कहाँ से बोरो कर रखा है? ये हमने कहाँ से किया है? यूएसए से किया है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। द प्रियम्बल इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, जो प्रेसिडेंट कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो हमें ये डेट भी बतानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये रिलेटेड किससे? प्रियम्बल से रिलेटेड है। और कहाँ से बोरो किया है? ये तीनों इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू ये भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. It means that Supreme Court and the High Court can review laws and order and declare those laws and order void if they violate the provision of the Constitution, ठीक है। ये हमारा मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू वाला, ठीक है। फिर है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्टेंट, ठीक है। ये इंडिया और यूएसए में है, पर लेकिन इंडिया ने अडॉप्ट कहाँ से किया है? यूएसए से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय। अच्छा, जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? ठीक है, ये कनाडा के मॉडल से इंस्पायर्ड है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। फिर है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ऑप्शन है द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, the Australian Constitution, the British North American Act, the Swiss Constitution, ठीक है। तो इसका जो अडॉप्ट किया है जो कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से बोरोड है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पूरा। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड from British North American Act 1867, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा एक्ट 1867 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट डिस्क्राइब्ड इन द 7th शेड्यूल। ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से है, ठीक है। सॉल्यूशन पूरा देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन रह ना जाए। द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दिस लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ द सेंटर एंड स्टेट हैड पावर टू मेक द लॉज। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉज मेड बाय बोथ, द लॉ मेड बाय जो हमारा सेंट्रल बनाएगा वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 7th शेड्यूल, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट वाला है, ठीक है, ये 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये तीनों का मेंशन किस में है? 7th शेड्यूल में है, ठीक है। और इसमें दोनों सेंटर भी और स्टेट भी पावर होती है कॉन्करेंट लिस्ट में बनाने की, बट जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमारा जो सेंटर का पावर होगी, ठीक है, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अडॉप्ट कहाँ से हुआ है? ठीक है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP ऑफ
स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। और इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 4 की 36 से 51 तक है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है ये भी कि माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन भी पूछ लेते हैं। और तो हमें एग्जैक्ट डेट्स पता होनी चाहिए, आर्टिकल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन makers of India was influenced by the example of Irish Republic, कनाडा, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। ये ऑप्शंस है, ठीक है। इन क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। इन गिविंग representation to talent, experience and services in the composition of Council of State, the Constitution Maker of India influenced by example of आयरिश रिपब्लिक दे रखा है और मुझे याद आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से है। एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे सॉल्यूशन देख के। इन प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, द नॉमिनेशन द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इन्फ्लुएंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ठीक है। इसका आयरलैंड है, इसको मैं एक बार दोबारा देख लूँगी, मुझे ऑस्ट्रेलिया याद आ रहा है तब, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें मैच द फॉलोइंग वाला है, तो नॉट करेक्टली मैच बताना है कि फंडामेंटल राइट तो हमारे यूएसए से ये करेक्ट है, ठीक है। डीपीएसपी आयरलैंड से हमने अभी देखा था। रेसिडुअल पावर टू सेंटर, इमरजेंसी पावर, ठीक है। रेसिडुअल पावर टू सेंटर ये ऑस्ट्रेलिया दिया, ये गलत है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है। रेसिडुअल पावर कहाँ से लिया हम ये देख लेते हैं। From the Constitution of Canada, the Indian Constitution borrowed the federal system with a strong center, investing the residuary power to center, ठीक है। जो रेसिडुअरी पावर जो सेंटर्स को मिली है, ठीक है, सेंटर को मिली है, वो कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, हमने अडॉप्ट किया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि एमरजेंसी पावर कहाँ से ली है, जर्मनी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, रूल ऑफ लॉ जापान से। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इंग्लैंड। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, अच्छा कॉन्करेंट लिस्ट तो हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया है, तो यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। डी का फर्स्ट हो गया, डी का फर्स्ट यानी कि डी ऑप्शन है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ हमारा हो गया इंग्लैंड से। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हो गया हमारा जापान से। और रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ठीक है, तो ये हमारा कनाडा से हो गया। मैंने यहाँ पे ऑप्शन ऊपर रूल ऑफ लॉ को जापान बोल दिया था, तो ये मैंने गलत बोला, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो जापान से नहीं है, वो इंग्लैंड से है। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वो जापान से है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान, और रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ये कनाडा के उससे। और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट वाला किससे, ऑस्ट्रेलिया। ये तो सीधे एलिमिनेशन से भी हो जाता अगर हमें कोई एक इन्फॉर्मेशन भी पता होती तो। ये रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इन दोनों में मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। बट एग्ज़ाम के लिए हम लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे जो जहाँ पे हमारा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये कहाँ से अडॉप्ट की है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसे फॉर्मर सोवियत यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे है, पार्ट, ठीक है। ये कमेंट में बताना कि कौन से पार्ट में है, ठीक है। और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड की है, अच्छा ये तो इसमें दे रखा है ना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दे रखी है, तो इसका पार्ट बताना। और ठीक है, ये हमने अडॉप्ट कहाँ से की है, रशिया से, ठीक है, जिसको हम लोग पहले बोलते थे सोवियत रूस।
फिर है हमारा नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग के। तो इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, ये तो करेक्ट है। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट वाला ये भी करेक्ट है, बट लेकिन एक्सप्लेनेशन तो फर्स्ट वाले का नहीं है ना, तो बोथ आर करेक्ट होना चाहिए, बट रीज़न नहीं है तो इसका बी होना चाहिए। देख लेते हैं, बी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमंग द सोवियत countries of the world. The chapter on fundamental right has been borrowed from the constitution of USA. और ठीक है, however the Indian constitution did not become lengthy only because of fundamental right. ठीक है, वही है, सेम ही चीज़। The concept of fundamental rights are incorporated in Indian constitution has been adopted. सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिवाइडेड इनटू। ठीक है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कुछ पार्ट्स को हमने अमेंडमेंट से ऐड भी किया था। ठीक है, तो अभी जो है वो टोटल कितने हैं? 25 पार्ट्स हैं। ये क्वेश्चन जब पूछा था उस टाइम का है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओरिजिनली डिवाइडेड इनटू, जो ओरिजिनली था 22 में था, फिर जो अमेंडमेंट हुए उसके बाद 25 हो गया। ठीक है, तो आफ्टर लेटर अमेंडमेंट 4 न्यू पार्ट्स ऐड किए थे, जिसमें था पार्ट 4A, पार्ट 9th A और 9th B, पार्ट 14th A। ठीक है, वो एडेड एंड वन पार्ट 7th वॉज रिपीटेड। ठीक है, 7th वाले को हटा दिया था और 4 को ऐड कर दिया था। जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टोटल काउंट it now has 25 parts. However, from the point of view of numbering, it still has 22 parts. ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन क्वेश्चन देख लेना कि क्या पूछ रखा है इसमें। ठीक है, डिवाइड कितने में? 22 पार्ट्स में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड। ठीक है, जो हमारा सिटीजनशिप है ये पार्ट 2 में दे रखा है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, पार्ट 4th A, ये भी करेक्ट है। और स्टेट्स इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोबारा देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट तो ठीक दिया है, ड्यूटीज़ भी ठीक दिया है। ठीक है, टी होगा। ओके, इसमें पार्ट 6A दिया है ना यहाँ पे। हाँ, पार्ट 4th A होगा, सॉरी मैं बोल पार्ट 4th A रही हूँ, बट 6 यही हम लोग एग्ज़ाम में भी करते हैं जल्दीबाजी कैसे। एंड तो इसमें जो हमारा करेक्ट जो आंसर मतलब इनकरेक्ट है वो सी वाला है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट क्या है? पार्ट 4th A वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी हमने देखा था कि सिटीजनशिप था ना। पार्ट 3 हमारा हो गया फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4th A हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये ठीक है। पार्ट 4th होता है DPSP। ठीक है, तो हमारा सिर्फ सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4th, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। पार्ट 4th A फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। द स्टेट और द म्यूनिसिपैलिटीज़, स्टेट तो 6 में है, म्यूनिसिपैलिटीज़ का हमारा इनकरेक्ट है, तो 1 और 2 करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर। अच्छा, नॉट करेक्टली मैच्ड है क्वेश्चन ना। ठीक है, तो नॉट करेक्टली मैच तो 3rd वाला है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंटेन इन पार्ट 4th A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर पार्ट A इज़ करेक्ट। ठीक है, पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट्स के लिए है। ठीक है, और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला है ये पार्ट 9th A वाले में। ठीक है, 9th A वाला जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल है 243P से 243ZG। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड अरेंज देम इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ मेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गया पार्ट 4A।
सिटीजनशिप सेकंड, डीपीएसपी फोर्थ। तो फर्स्ट वाला आ जाएगा फर्स्ट, फिर आता है थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन ए ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा यहाँ पे हमारा वही बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। सिटीजनशिप करेक्ट है, यूनियन टेरिटरी सेवन्थ, म्यूनिसिपैलिटीज़ अभी हमने देखा था कि 9th ए में, इलेक्शन 15th वाला है, ठीक है। तो हमारा इसका 7th बी वाला गलत होगा। देख लेते हैं कि क्या है इसमें। जो हमारे यूनियन टेरिटरीज़ वाला है वो 8th वाले में है, ठीक है। बाकी हमारे सिटीजनशिप सेकेंड, म्यूनिसिपैलिटीज़ 9th ए, इलेक्शन 15th। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। लिस्ट, अच्छा जो हमारा 9th वाला है, ठीक है, 9th वाला किससे है, पंचायत से। फिर 8th वाला भी हमने देखा था कि यूनियन टेरिटरी से। 4th ए हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर है 9th ए जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गया, ठीक है। तो करेक्ट ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। पंचायत 9th, म्यूनिसिपैलिटीज़ 9th ए, कोऑपरेटिव 9th बी, ट्रिब्यूनल 14th है, ठीक है। तो ये गलत दे रखा है इन्फॉर्मेशन। देख लेते हैं यहाँ पे ट्रिब्यूनल का, देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा पार्ट 10th वाला है, ठीक है, वो रिलेटेड है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से, और जबकि ट्रिब्यूनल वाला है वो 14th ए से है, ठीक है। ट्रिब्यूनल जो है हमारा 14 ए से है, 10th वाला है शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज से है, ठीक है। दो चीज़ इन्फॉर्मेशन और है, हमारा ट्रिब्यूनल 14th ए और पार्ट 10th शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये हमारा 3 टायर सिस्टम यानी कि पंचायत के बारे में है। पंचायत का हमने देखा था 9th वाले में, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ठीक है। कौन से उसे ऐड किया था ये भी पता होना चाहिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया था। कहते हैं हमारे 1992 1993 भी देते हैं, तो उसको थोड़ा देख लेना कि अमेंडमेंट कब हुआ था और अफेक्ट कब आया था, ठीक है। अफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993 से था, ठीक है। फिर इसमें सेम क्वेश्चन पूछा कि पंचायती राज का कौन सा प्रोविज़न कौन से पार्ट में है, ये 9th में है। फिर यहाँ पे देखना है कि हमारा इसमें क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग, अच्छा मैच करना है। फंडामेंटल राइट 3rd में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है हमारा 4th ए, यूनियन आ जाएगा पार्ट 5th में, इमरजेंसी प्रोविज़न आ जाता है पार्ट 18th में। फिर यहाँ पे हमें नॉट करेक्टली मैच बताना है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4th ए ठीक हो गया। स्टेट्स होता है 6, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सर्विसेज फ्रॉम अंडर द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। तो इसका हमारा जो सी है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पार्ट 5 में दे रखा है, आर्टिकल 76। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 16, यूनियन टेरिटरीज 8th, ठीक है। शेड्यूल एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज 10th, ठीक है। ट्रिब्यूनल का 14th ए है, ठीक है। तो ये गलत है। और ऑफिशियल लैंग्वेज का कितना है, 17th है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17, यूनियन टेरिटरीज 8th, शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब का 10th, ट्रिब्यूनल का है 14 ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर भी पूछा है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि विच पार्ट इन चैप्टर ऑफ द इंडिया किसके बारे में, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। देख लेते हैं इसका है हमारा 11th एंड चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 255 तक
डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। जो चैप्टर 2 है वो बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में, आर्टिकल 256 से 263 तक। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन, ये 15th में है, ठीक है। ठीक है, ये इसमें वही दे रखा है कि 15 में है, और इसमें किस किस के इलेक्शन के बारे में बोला है, और अंडर आर्टिकल 224 से 229 तक प्रोविज़न दे रखे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, तो देख लेते हैं इसमें पार्ट 15। अभी देखा हमने इलेक्शन के बारे में। पार्ट 16 हमारा, जो हमारा 17 है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। पार्ट 18 है स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस, और 16 है हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न। देख लेते हैं सॉल्यूशन। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैंने गलत बोला है कि पार्ट 18 जो है वो इमरजेंसी प्रोविज़न है। तो काफ़ी टाइम से मैंने रिवाइज़ नहीं किया है, तो इसमें क्योंकि इसे हमेशा कॉन्टीन्यूसली रिवाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो देख लेते हैं दोबारा से। पार्ट 15 जो है वो हमारा इलेक्शन है। पार्ट 16 है हमारा स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज, और पार्ट 18 है इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। फिर पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, ठीक है। 16 किससे रिलेटेड है? स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस। तो आज हम लोग इतने टॉपिक कर लिया है, इसका थर्ड नेक्स्ट डे आएगा। तो जहाँ पे आपको लगता है कि मैंने कहीं गलत बोला है तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने ज़्यादातर में रेक्टिफाई किया है जो भी मिस्टेक हुई है। तो थैंक यू।